Hi everyone, this is Yuti Belwal and welcome to my channel where I give you information about studying MBBS abroad. और आज की वीडियो है about the advisory by the Indian Embassy in Yerevan, Armenia for information for students who are looking for admission MBBS in Georgia. सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो ये एडवाइजरी है इंडियन एम्बेसी द्वारा, इससे आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज इस एडवाइजरी को हम फाइनल एडवाइजरी नहीं कह सकते हैं। इस एडवाइजरी के आने के बाद इंडियन एम्बेसी के डेलीगेशन मिले हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के डेलीगेट से, तो अभी बहुत बड़ा चांस है कि आपको नई एडवाइजरी फ्रॉम जॉर्जिया मिल जाए। जिस दिन ये एडवाइजरी आई उस दिन उस पर वीडियो बनाने से अच्छा मुझे ये लगा कि मैं इंडियन एम्बेसी पे फ़ोन करूँ और वहाँ से पूछूँ कि ये जो एडवाइजरी है ये उन्होंने 100% फाइनल सब कुछ देख दाख के बनाई है या वो उनको कितनी क्लैरिटी है इस बात पे। लेकिन वहाँ से मुझे जो आंसर मिले उन्होंने ये बताया कि जो भी RTI के क्वेश्चन हमें आए उनके हमने आंसर वहाँ से पूछे हैं और वो यहाँ पे लगा दिए हैं। इसमें दो फर्क हो जाते हैं। देयर इज जस्ट लाइक बेलारूस की जो RTI उसमें लिखा नो एडिशनल रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड, यानी कि कोई एग्जाम या कोई रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए किसी भी बच्चे को टू प्रैक्टिस एज अ डॉक्टर। अब एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, जैसे देखिए मैं कॉमर्स बैकग्राउंड की स्टूडेंट रही हूँ और मैंने BBA MBA किया है। मेडिकल की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। आई एम श्योर ऐसे बहुत से लोग हैं जो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं और उनका मेडिकल बैकग्राउंड भी है, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ ये जान के कि किसी ने भी ये नहीं समझा कि इंडिया में क्या होता है। इसमें मैं यही बोलूँगी कि देखिए इंडिया में भी जो डॉक्टर बनते हैं एम्स और RML में एज अ जूनियर रेजिडेंट ही प्रैक्टिस करते हैं, तो ये बहुत नॉर्मल प्रोसेस है। सीनियर डॉक्टर बनने के लिए या तो आपको PG करना पड़ता है या फिर आप जिस भी स्ट्रीम में 2 साल से ज़्यादा रेजिडेंसी करते हैं तो उसमें आप नॉन PG सीनियर रेजिडेंट कहलाते हैं। तो ये डिफरेंस होता है। अब यही चीज़ जॉर्जिया में भी लागू है। वहाँ पे भी जूनियर रेजिडेंट जो जूनियर डॉक्टर बोला गया है, तो जूनियर डॉक्टर जूनियर रेजिडेंट इट्स सेम। अगर आपको इंडिपेंडेंटली कहीं काम करना है, अपना क्लिनिक खोलना है, तो आपको PG यानी स्पेशलिटी लेनी पड़ेगी। और NMC तो स्पेशलिटी की बात ही नहीं कर रही क्योंकि अब्रॉड से PG तो यहाँ पे एक्सेप्टेबल ही नहीं है अभी तक। तो बात वहीं आती है, UG की ही बात आती है। एंड हम इस मुद्दे पे ज़रूर क्वेश्चन करते हैं अगर वहाँ के बच्चों को सीनियर डॉक्टर की उपाधि मिलती और हमारे स्टूडेंट्स को मिलती जूनियर डॉक्टर, यानी कि फॉरेनर्स को कुछ और मिल रहा है और वहाँ के लोगों को कुछ और। पर ऐसा नहीं है, वहाँ के बच्चे भी जूनियर डॉक्टर की तरह ही प्रैक्टिस करते हैं। तो एट पार वाली जो चीज़ है वो एट पार ही है। एक और बात मैं बोलना चाहूँगी कि ये बोला गया कि NMC अब किसी को अंदर नहीं आने देती। ये ज़्यादा ब्रैग करने वाली बात नहीं है कि NMC फ्यूचर डॉक्टर्स और एस्पायरिंग डॉक्टर्स, उनके पेरेंट्स या उनके गार्जियंस को अंदर नहीं आने देती। किसी के पास इतना फ्री टाइम नहीं है कि बिना किसी रीज़न के NMC के ऑफिस जाए। मैं 2 बार जब NMC के ऑफिस में वेट कर रही थी टू मीट डॉक्टर अरुणा वानेकर, मैंने देखा कि किस तरह से बच्चे अपने रजिस्ट्रेशन के लिए लाइन पे लगते हैं, एक लैंडलाइन पे बात करने के लिए, और कितनी परेशानी कितनी मुश्किलों से वो बच्चे गुजरते हैं क्योंकि उन्हें सही इंसान से बात करने को नहीं मिलता। जो भी बात करते हैं वो उस लैंडलाइन फ़ोन से करते हैं और अंदर उन्हें जाने नहीं दिया जाता। जो भी रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है उनसे वो बात नहीं कर पाते हैं। तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। मुंह उठा के कोई भी नहीं जाना चाहता वहाँ पे, हर कोई किसी काम के वजह से ही जाना चाहता। और अगर NMC अप्रोचेबल होती तो शायद आज की डेट पे स्टूडेंट्स को YouTube की तरफ नहीं देखना पड़ता अपने सवालों को जवाब ढूंढने के लिए। अगर NMC अप्रोचेबल होती तो आज NMC ही ये क्लैरिफिकेशन दे देती कि उन्हें क्या किस कंट्री से चाहिए। अच्छा होता अगर NMC अप्रोचेबल होती, अच्छा होता कि NMC अगर लोगों को अंदर आके उनके सवालों के जवाब देती तो काफ़ी अच्छा होता। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वो लिंक दिया है जो जॉर्जिया की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तिब्लिसी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, उनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन आया जिसमें सारे मुद्दों के बारे में बात की गई है, जिसमें बताया गया है कि इंटर्नशिप कैसे इंक्लूड होती है, किस तरह से वो जॉब कर सकते हैं, क्या उनके राइट्स हैं, क्या डिसीजंस हैं। तो ये आप खुद अंडरस्टैंड करके पढ़ सकते हैं। यही सारी क्लैरिफिकेशन बहुत जल्द इंडियन एम्बेसी येरेवान को पहुंच जाएगी और आई एम होपिंग कि बहुत जल्द नई एडवाइजरी आएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो जिम्मेदार कंसल्टेंट होते हैं उनको आपकी फ्यूचर से बहुत मतलब होता है। उनको मतलब होता है कि जहाँ भी आप जाएं वहाँ प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ जाएं, वहाँ प्रॉपर डिटेल्स के साथ जाएं। जो जिम्मेदार कंसल्टेंट होते हैं वो खुद वेरीफाई करते हैं कि कॉलेजेस कैसे हैं, क्या पढ़ने लायक हैं, हॉस्टल अच्छे हैं या नहीं, ताकि वो सही जानकारी आपको दे पाएँ।
किसी भी तरह का नोटिफिकेशन आता है, बहुत सारी वीडियोस फ्लडेड हो जाते हैं यूट्यूब पे और सब इसी होड़ में है कि कौन पहले वीडियो डालेगा, किसको ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे। आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस मेरे साथ शेयर करी, काफ़ी लोगों ने एडवाइजरी को फेक बोला, उसकी डेट को क्वेश्चन किया, जबकि वो एक अनऑफिशियल ड्राफ्ट था जो कि वेबसाइट पे 28 सितंबर को ही डाला है। एंड मेनी पीपल वाज कॉलिंग इट अ फेक एडवाइजरी एंड फेक दिस फेक दैट विदाउट एनी secondary verification of the things. Such misleading YouTube videos and YouTubers should understand that this is a big responsibility if you're using this platform to disseminate information about any advisory. Make sure that you are giving an authentic information, because otherwise the students have all the right to report your videos as wrong and misleading information. And so many students have taken admission in Georgia. If they will decide to do mass reporting on your videos, your channel can be shut down by YouTube. So do not try to do this. Do not try to give misleading information. Do not try to just make videos for the sake of it. Make sure whatever information you're giving is 100% authentic and mind your words. Thank you so much. Wait for the next advisory and wait for the next update from the Indian Embassy of Yerevan. Thank you so much.